नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपनी बात को लेकर, अपने वादे को लेकर कि मैं अपना कैंसर के जीवन का वृतांत आप सबके समक्ष रखूँगी। एक विशेष बात कि जिस समय मुझे यह कैंसर हुआ उस समय की स्थिति में और आज के समय में बहुत अंतर है। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और बहुत नए नए इलाज, नए नए तरीके उसके इलाज के कष्ट को कम करने के आ गए हैं। इसलिए मेरी परेशानियों को सुनिएगा, समझिएगा, डरिएगा मत। बस ऐसे ही जीवन की नई यात्रा मैंने शुरू की थी, कुछ सपने लेकर, सपनों की रंगीन उड़ानें लेकर। पर पक्षी पूरे दम से उड़ सके, पूरा आसमान नाप सके, इससे पहले ही पक्षी घायल होकर गिर गया। 1988 का समय था, फरवरी मार्च का। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गांठ हुई है। मैंने पड़ोस में ही नर्सिंग होम था, उसमें डॉक्टर आशा शर्मा को दिखाया। बोली हाँ गांठ बड़ी है, इसे निकाल देना चाहिए। होम्योपैथी में गए, आयुर्वेदिक में गए, सब ने सलाह दी कि इसे आपको जल्दी ही निकाल देना चाहिए। डॉक्टर ने कहा छोटी सी गांठ है, उस गांठ को छोटे से ऑपरेशन से हम निकाल देंगे, बस ठीक, बहुत अच्छी बात है। गांठ को निकाल दिया गया। परीक्षाओं का समय था, मैं परीक्षाओं में लग गई। पहली बार मिडिल स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर बनने वाला था, उसके तैयारी में हम सब लगे थे। जो ऑपरेशन हुआ, जो छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आनी थी, पैथोलॉजी की रिपोर्ट। हम सब व्यस्त थे। 6 मार्च को रिपोर्ट आनी थी 2 बजे। 12 बजे मेरी फ्रेंड, जिसने मेरे हर क्षेत्र में सहायता की, साधना, वो 12 बजे बैंक से आ गई। मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ, तुम इस समय कैसे? बोली कि तुम्हारी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई है। अच्छा, चलो ठीक है। बोली चलो डॉक्टर शर्मा से मिल लेते हैं। मैंने कहा मैं परीक्षा की तैयारी का एक राउंड लगा लूँ। बोले अरे तुम्हें जल्दी नहीं है डिस्कस करने की? अब हो ही गया है, जब रिपोर्ट खराब ही आ गई है तो कम से कम परीक्षा की तैयारी तो अच्छे से कर लूँ। 5-7 मिनट में परिवार के और भी लोग आ गए, भाई वगैरह सब आ गए। बार बार डॉक्टर शर्मा के घर से स्कूल तक सबके चक्कर लग रहे थे, पर मैंने अपना राउंड पूरा किया, उसके बाद ही मैं गई। रिपोर्ट अच्छी नहीं, मतलब कैंसर हो चुका है। डॉक्टर शर्मा ने कहा हमने ऑपरेशन जब किया था तो वो गांठ निकल ही नहीं रही थी, तो हम समझ तो गए थे, लेकिन हमने तुम्हें बताया नहीं। डॉक्टर शर्मा बोली कोई बात नहीं मीरा, ऊपर वाले ने जो दिया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये जीवन है, मैंने भी उसे एक्सेप्ट किया। और क्या इलाज करना है, इस पर दिमाग सबके चलने लगे। चलिए शाम को पिताजी के घर पर सब बैठेंगे। पर स्कूल और नर्सिंग होम के बीच में स्कूल की छुट्टी का टाइम था, बार बार आना जाना, सबके मुंह उतरे देखना, टीचर्स को खल गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, सच बता दिया गया। और थोड़ी ही देर में जंगल में आग की तरह खबर फैल गई, मीरा मैडम को कैंसर हो गया। उस समय कैंसर बहुत कम लोगों को होता था तो 50-60 साल की उम्र के बाद होता था। घर पहुंची तो ढेर सारे तंज दंश, ऐसा लगा और बोला भी गया कि किसी पाप और महापाप का ये प्रतिफल है जो तुम्हें उठाना है। मैंने सोच लिया कि शायद आगे की लड़ाई
मुझे अकेली ही लड़नी होगी। शाम को घर पे सब ने डिस्कस किया क्या करें, आयुर्वेद में जाएं, होम्योपैथ में जाएं, संत महात्माओं के पास भी गए। संत महात्माओं ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इलाज कराने की, भगवान का भजन करो सब ठीक होगा। मैं आभारी रहूँगी डॉक्टर आशा शर्मा की कि वो मुझे कैंसर की पेशेंट डॉक्टर चिंचोलीकर के पास ले गई। उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको बॉम्बे जाने पर मिलेगी। यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल अभी शुरू हुआ है, वो केवल ऑपरेशन करके आपको छोड़ देंगे, यहाँ फॉलो अप नहीं होगा। पर आप मुंबई जाइए, बम्बई जाइए, टाटा में आपको 1.5-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। पर आपकी इतनी कम उम्र है इसलिए आप इंतज़ार न करें और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जाएं। अब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दिल धक से रह गया कि कहाँ से इतना पैसा आएगा। पैसे की परेशानी मौत से ज़्यादा लगी, पर सारे भाई बहनों ने और मेरी सहेली साधना ने साथ दिया और हम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुँचे। भारत के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर DJ जस्सावाला के पास। उन्होंने फिर से टेस्ट किया कि कैंसर है भी कि नहीं, और टेस्ट में निकल के आया इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। कितनी खतरनाक बीमारी का कितना हसीन नाम। खैर निश्चित समय पर ऑपरेशन हुआ, कहा गया ऑपरेशन सक्सेसफुल है। खुशी हुई कि मौत को हमने टाल दिया कुछ देर को। थोड़ी देर बाद पता चला कि सिर्फ ऑपरेशन से इलाज पूरा नहीं है। और इलाज के 3 स्तर हैं, 3 स्टेजेस हैं, 3 चरण हैं। पहला सर्जरी, दूसरा रेडिएशन और तीसरा कीमोथेरेपी। इन तीनों का इलाज करते करते लगभग 1 साल लगेगा। मेरा तो सिर घूम गया। मैं कैसे अपनी नौकरी बचाऊंगी, कैसे पैसे लाऊंगी, कैसे इलाज कराऊंगी। मुंबई में 2 से 3 महीने रहना, क्योंकि रेडिएशन वहीं होना था, कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको पहले एक कीमोथेरेपी हम यहीं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में देंगे, उसके बाद 10 दिन बाद आइए, चेकअप करेंगे, फिर 21 दिन बाद आपका रेडिएशन शुरू होगा। ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी में मैं फिर भर्ती हुई। डॉक्टर अनूप पी कुरकुरे ने मुझे कीमोथेरेपी देना शुरू किया। बड़े बड़े इंजेक्शन्स में 3 अलग अलग प्रकार के ड्रग थे। हर ड्रग को लगाने से पहले वो बताते थे कि मुझे क्या होने जा रहा है। एक सिरिंज लग गई आराम से। दूसरी लगाते समय उन्होंने बोला कि अब आपको शरीर में आग सी महसूस होगी, पर घबराइएगा नहीं, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। और नस में जैसे सुई घुसती है, शरीर अंगारों से जलता है, धीरे धीरे जलन कम होती है। फिर तीसरी सिरिंज उठाई। उस ड्रग के लिए उन्होंने कहा कि अब आपको थोड़े कांटे से शरीर में महसूस होंगे। ठीक है, मरता क्या ना करता। और सिरिंज घुसी, सच मानिए अपने शरीर के सारे रोंगटे, सारे रोम छिद्र, जितने बाल थे वो अंदर चुभ रहे थे। शरीर तन गया। काम डाउन, काम डाउन। और वो 1 गिलास लगभग वो इंजेक्शन का लिक्विड, वो ड्रग
मेरे शरीर में उतार दिया गया। 10 दिन की छुट्टी मिली, वापस घर आई, ग्वालियर सबसे मिलना जुलना हुआ और दोबारा 10 दिन बाद एक गेस्ट हाउस में माँ और भाई के साथ फिर पहुँची। हॉस्पिटल जाना है इसलिए नहा धो लिया जाए। दूर एक बाथरूम था, उसमें नहाने गई। जैसे ही सर पर साबुन लगाने को हाथ लगाती हूँ, मेरे लंबे लंबे बाल सारे के सारे एक ही क्षण में मेरे हाथ में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये क्या, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी से बाल चले जाते हैं। मैंने सर पर तौलिया लगाया, पूरे बाल उस तौलिया में आ गए। मैं घबराई सी कपड़े पहन बाथरूम से बाहर निकली और माँ मुझे देख के डर गई, ये क्या? मैंने कहा पता नहीं बाल क्यों चले गए। भाई भी घबराया। वो बोला मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। मुझे अपने लंबे काले बाल, जिन पर बड़ा गर्व था, जिनको मैं बहुत सहेज के रखती थी, आज झुंड में पड़े हुए उस तौलिया में नजर आ रहे थे। लंबी लंबी चोटियों में गुलाब के फूल या सेवंती के फूल को लगाने का शौक था। क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि वो बाल मेरा मजाक उड़ा रही है। माँ मेरे कंधे से बालों को बीन रही थी जो चिपके हुए थे। मैं सोच रही थी क्या करूं? आंख में आंसू भर आए, पर मैंने आंखों को में आंसुओं को जज्ब कर लिया। कहते हैं वेदना में एक शक्ति होती है जो आपको दृष्टि देती है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक के अपने जीवन को याद किया। सोचा मैंने इतना लिखा पढ़ा, इतना ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की, अभी तो कुछ दिया ही नहीं, अभी तो अपने कर्म क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं। अभी मौत के आगे समर्पण कर दूं? क्यों? हार मान लूं? क्यों? एक फौजी की बेटी हूं, मर सकती हूं पर झुक नहीं सकती। और मैंने सोच लिया कि ये लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगी, जंग जरूर लड़ूंगी कैंसर से, हार नहीं मानूंगी, मौत के आगे समर्पित नहीं होंगी। आप साहित्य पढ़ते हैं? पढ़ा करिए। साहित्य यदि आप पढ़ते हैं तो कब कौन सी पंक्तियां आपके जीवन को मजबूती देती हैं, प्रेरणा देती हैं, आपको सामने आ जाती है। एक साहित्यकार ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का संवारो, दीप बुझ बुझ कर जिया है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। और मैं आगे बढ़ चली मौत के आगे न झुकने के लिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।